शुरू के एक दो टॉपिक हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसमें बहुत शार्ट नहीं कर सकते। अब हड़प्पा सभ्यता में आप क्या शार्ट कर दोगे? वैदिक में भी बहुत शार्ट आप कर देंगे तो सब बेकार हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक हैं, इस वैदिक के बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसमें हम अपने अनुसार छोटा और कर सकते हैं। उसमें समझ होती है कहाँ से कितना घटा दिया जाए, है ना। वो हो जाएगा, तो घबराइए मत। यही वैदिक सबसे अधिक लेंदी है, इसके बाद उतना लेंदी कुछ नहीं है। चलिए, कल हमने आप लोगों को पुराण साहित्य बताया था। पुराण साहित्य से चार पांच बातें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे वेदों का वेद या पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो पुराण साहित्य को कहा जाता है। दूसरी बात, पुराणों के रचयिता कौन हैं? ऋषि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। कुल कितने महापुराण हैं? 18 महापुराण हैं। प्राचीनतम महापुराण या पुराण साहित्य कौन सा है? मत्स्य पुराण। और सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है? भागवत महापुराण। हमने लिखवाया है ना। बाकी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किस साहित्य को सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश तथा वंशानुचरित के रूप में विभाजित किया गया है? ये पुराण साहित्य के अध्याय हैं, है ना। किसमें क्या दिया गया वो मैं कल आपको बताया था। हाँ? प्रतिसर्ग का मतलब प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि की रचना कैसे हुई, है ना। प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि रचना कैसे हुई, यह है प्रतिसर्ग। ठीक। अच्छा, आइए चलिए, अब हम लोग वैदिक संस्कृति पर चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति हमने हेडिंग डलवाया था। वैदिक साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य हम लोग जान गए। इन्हीं वैदिक साहित्यों की सहायता से हम वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं। जो कुछ भी हम वैदिक संस्कृति के विषय में जानते हैं, उसका मूल स्रोत है वैदिक साहित्य, है ना। ये जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति यदि हम स्वरूप की दृष्टि से बात करें, स्वरूप, ये भैया ग्रामीण संस्कृति है। कैसी संस्कृति है? ग्रामीण संस्कृति है। ठीक। और वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है? तो वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य हैं। कौन है? आर्य हैं। वैदिक संस्कृति कैसी है? ग्रामीण संस्कृति है। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है? आर्य हैं। और आर्य शब्द का क्या अर्थ है? का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। देखिए, जो आर्य है ना, ये कोई जाति या प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। जाति अथवा प्रजाति सूचक शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई प्रजाति नहीं है। फिर आर्य क्या है? आर्य भाषा सूचक शब्द है। कैसा शब्द है? भाषा सूचक शब्द है। एक भाषा थी, उसका नाम है भारोपीय। क्या नाम है? भारोपीय भाषा। ठीक।
जितने लोग भारोपीय भाषा बोलते थे वह सब आर्य कहलाते थे। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है ना। तो जितने लोग भारोपीय भाषा बोलते थे वह सब आर्य कहलाते थे, और जितने लोग भारोपीय भाषा नहीं बोल पाते थे वो सब अनार्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अनार्य। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज अनार्य हो, तो अनार्य भी आर्य हो सकता था। कैसे? भारोपीय भाषा यदि वह बोलना सीख आर्य कहलाने लगेगा। जो अच्छा, जो आर्यों का मूल निवास स्थान है, आर्य संस्कृति का आरंभिक स्थान है, वो है सप्त सिंधु। कौन सा स्थान है? सप्त सिंधु। ऋग्वेद में बार बार सप्त सिंधु का उल्लेख किया गया है। ये 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। सिंध, सरस्वती, सतोद्री, परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता, है ना, जैसी 7 नदियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र था, जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था। आर्य संस्कृति की उत्पत्ति, वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति इसी सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई। इसे हम वर्तमान समय का पंजाब प्रांत कह सकते हैं। पाक के अधिकार। चल गड़बड़ है, का हो? चल इसका गड़बड़ ये लगता है ये। चलिए ठीक है। तो आर्य संस्कृति का या वैदिक संस्कृति का उद्भव स्थल क्या है? सप्त सिंधु। उसे आप पंजाब प्रांत कह सकते हैं। वर्तमान समय का जो पाकिस्तान और भारत का पंजाब प्रांत है, यही सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता था। ठीक। अब आर्य संस्कृति इसी क्षेत्र से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में और संपूर्ण विश्व में प्रसरित हुई। ठीक है। ये जो वैदिक संस्कृति है, इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, और दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस कालखंड के इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत ऋग्वेद है ना। उत्तर वैदिक काल उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वैदिक साहित्यों से उस कालखंड का इतिहास हमें ज्ञात होता है। ठीक है। तो हम जितना कहें, आप सबसे पहले 4-6 लाइन लिखिए, तब फिर कुछ और आगे बताएं। वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति, आप चाहें तो हेडिंग बनाएं, वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति।
वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति। लिखिए, वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। अगला फैक्ट, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। अगला फैक्ट, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। ये शब्द पूछा जाता है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है। अगला फैक्ट, आर्य जाति अथवा प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। अपितु भाषा सूचक शब्द है। अगला फैक्ट, एक समान भाषा भाषी ब्रैकेट में भारोपीय भाषा, एक समान भाषा भाषी ब्रैकेट में भारोपीय भाषा, लोगों का समूह आर्य कहलाता था। जबकि अन्य अनार्य कहलाते थे। अगला फैक्ट, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, कहाँ था। इस विषय में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। जैसे जैसे नई लाइन से
भगवान दास गिंडवानी, भगवान दास गिंडवानी, इनके सामने लिखिए भारत। ये कहते हैं कि आर्य भारत के मूल निवास या यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, अगले विद्वान का नाम लिखिए। अविनाश चंद्र दास। सप्त सैंधव। अगले विद्वान बाल गंगाधर तिलक। उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि आर्य उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे। अगले विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बताते हैं तिब्बत। अगले विद्वान हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर। प्रोफेसर मैक्स मूलर। इनके सामने लिखिए बैक्टीरिया, ब्रैकेट में मध्य एशिया। ठीक है, अब अगला फैक्ट लिखिए। आधुनिक, अगला फैक्ट, आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के मूल निवासी थे। जहां से संपूर्ण विश्व में आर्यों का प्रसार हुआ। अगला फैक्ट, वैदिक काल को दो कालखंडों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक,
पूर्व या ऋग्वैदिक काल, पूर्व अथवा ऋग्वैदिक काल। नंबर 2, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आप हेडिंग बनाएंगे पूर्व या ऋग्वैदिक काल। इसमें एक लाइन लिखिए, ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के अध्ययन का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, अब देखो भैया यहां समझिए, यानी ऋग्वेद में संस्कृति का वर्णन किया गया है, हम उसी का अध्ययन इस टॉपिक के तहत करेंगे, है ना। और यहाँ हम 5 विषयों की जानकारी लेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पहली बात, आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था। इस काल में आर्य भारत के किन भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते थे। ठीक, दूसरी बात, आवाज बार बार कट जा रही हो। हाँ? ये साउंड इसका गड़बड़ है थोड़ा सा। हाँ? चलिए, इससे आवाज ठीक रहेगी। यानी हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था, यानी भारत के किन भौगोलिक क्षेत्रों में आर्य संस्कृति फैली थी, आर्य भारत के किस भूभाग में निवास करते थे। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यानी उनकी शासन प्रणाली कैसी थी। तीसरी बात, इस कालखंड में आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। चौथी बात, इस कालखंड में आर्यों की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। और सबसे लास्ट में इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, और इन सब का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जिन भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन होगा, उन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों में आर्य संस्कृति का प्रसार रहा होगा। जैसी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था का उल्लेख होगा,
वही उस कालखंड की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था होगी, है ना। तो अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएं, भौगोलिक विस्तार। और भौगोलिक विस्तार में आप एक डायग्राम खींचिए। सबसे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में राजस्थान राज्य की उत्तरी सीमा, पूर्व में कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा, पश्चिम में अफगानिस्तान, ये डायग्राम खींचिए। खींच लिए? जल्दी जल्दी। देखो भैया, ऋग्वेद को पढ़ने से ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य, पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में कुरुक्षेत्र यानी वर्तमान समय के हरियाणा राज्य तक स्थापित थे। उत्तर दिशा में हिमालय से लेकर दक्षिण दिशा में राजस्थान राज्य की उत्तरी सीमा तक फैले हुए थे। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का वर्णन मिलता है, हिमालय का वर्णन मिलता है। और वो जो 25 नदियां और हिमालय का उल्लेख है, वह सब इसी भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है। यदि आर्य उन भौगोलिक क्षेत्रों से परिचित न होते तो उन नदियों, उन पर्वत श्रृंखलाओं, उन क्षेत्रों का वर्णन उसमें न होता। अब राजस्थान राज्य की उत्तरी सीमा के पश्चात जो नदियां हैं, पर्वत हैं, उनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। कुरुक्षेत्र के पूर्व दिशा में स्थित नदियों का, पर्वतों का उल्लेख नहीं मिलता। पूर्वी हिमालय की चोटियों का उल्लेख नहीं मिलता। ये इस बात का सूचक है कि ऋग्वैदिक आर्य उन भौगोलिक क्षेत्रों से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य जो वैदिक साहित्य हैं उनमें अन्यों का भी उल्लेख मिलता है। तो जो हम कहें उसे आप नोट करें। बोलें, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का वर्णन किया गया है। अगला फैक्ट, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की चार नदियों का उल्लेख है। नंबर 1 कुबा,
ब्रैकेट में काबुल। ऋग्वेद में कुभा नदी का वर्णन है, जो वर्तमान समय की काबुल नदी है। नंबर 2, क्रुमु, ये वर्तमान समय की है कुर्रम नदी। नंबर 3, गोमती, ये वर्तमान समय की है कोमल नदी। और नंबर 4, सुवास्तु, और ये वर्तमान समय की है स्वात नदी। ठीक है। ऋग्वेद में इन चारों नदियों का उल्लेख है। ये चारों नदियां वर्तमान समय में अफगानिस्तान में स्थित हैं। यह इस बात का सूचक है कि ऋग्वैदिक आर्य अफगानिस्तान की भौगोलिक सीमा से, बहुत क्षेत्र से परिचित है। अगला फैक्ट, अगला फैक्ट, ऋग्वेद में सप्त सैंधव का वर्णन है। सप्त सैंधव का वर्णन है। यह 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। यह 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। सातों का नाम लिखना है, ऊपर नीचे लिखेंगे। नंबर 1, सिंधु। इसके सामने आप लिखेंगे, यह आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सिंधु थी। नंबर 2, सरस्वती। इसके सामने लिखिए, यह आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। सबसे पवित्र, पूर्ण विराम उसी में आगे। ऋग्वेद में इसे, ऋग्वेद में इसे नदीतमा, ऋग्वेद में इसे नदीतमा, ब्रैकेट में नदियों की आत्मा, नदियों की आत्मा कहा गया है। नंबर 3, सतुद्री, ब्रैकेट में सतलज। सतुद्री का मतलब सतलज। नंबर 4, बिपाशा, इसका मतलब है व्यास। अस्किनी, अस्किनी का मतलब है चिनाब। नंबर 6, परुषणी, परुषणी का मतलब राबी। और नंबर 7, वितस्ता,
वितस्ता का मतलब झेलम। इन 7 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता था। और ऋग्वेद में इन 7 नदियों का वर्णन मिलता है। परुषणी, परु आधा स डाप बड़ी की मात्रा, परुषणी। परुषणी का मतलब रावी नदी। आपसे ऐसे ही कोई 4 नदी देगा और ऐसे इधर देकर मिलान करवाएगा। सतुद्र का मतलब सतलज, विपाशा, व्यास, अस्किनी, चिनाब, परुषणी, रावी, वितस्ता, झेलम, है ना। अगला फैक्ट, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा वन टाइम, गंगा नदी का वन टाइम, है ना, तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। 3 बार उल्लेख मिलता है। अगला फैक्ट, ऋग्वेद में जम्मू कश्मीर की एक नदी मरुद वृद्धा का उल्लेख मिलता है। मरुद वृद्धा, मरुद वृद्धा का उल्लेख मिलता है। अगला फैक्ट, ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी, ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मूजवंत पर्वत का वर्णन मिलता है। जहां से आर्य सोम रस प्राप्त करते थे। सोम रस प्राप्त करते थे। सोम रस आर्यों का मुख्य पेय था। मुख्य पेय था, मेन ड्रिंक यही था, मुख्य पेय था। पूर्ण विराम उसी में आगे ऋग्वेद का, ऋग्वेद का 9वां मंडल, 9th मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। ठीक है। अगला फैक्ट, ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख किया गया है।
हाँ ठीक। हमने आपसे क्या कहा, ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन उसका तात्पर्य लेकिन उसका तात्पर्य वर्तमान समुद्र से नहीं, वर्तमान समुद्र से नहीं, अपितु विशाल जल राशि से है, विशाल जल राशि से है ना। जहां ढेर सारा पानी कलेक्ट रहे उसको समुद्र के रूप में वहां मेंशन किया गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान नहीं था, वो समुद्र की भौगोलिक सीमा में कभी नहीं गए थे। तो इतना ही भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत है ना। डायग्राम से आपने सीमा समझ लिया। चलिए अगली हेडिंग बनाइए, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, इसलिए भी आपको पहले एक डायग्राम खींचना है। थोड़ा हम नीचे से चलेंगे, ऊपर से चलें, ऐसे एरो उल्टा कर देंगे, ऊपर से ही चलते हैं। इसे कॉपी करिए। सबसे नीचे है गृह या कुल, कॉपी कर लीजिए तो बताएं। ठीक है, बन गया। देखो भैया, ऋग्वेद को पढ़ने से पता चलता है कि वहां समाज या राजनीतिक व्यवस्था की सबसे निचली इकाई गृह या कुल कहलाती थी। घर या कुल, वहां के मुखिया को गृहपति या कुड़प कहा जाता था। कई गृह मिलकर ग्राम नामक इकाई का निर्माण करते थे और ग्राम का मुख्य प्रशासक ग्रामणी कहलाता था। कई ग्राम मिलकर विस नामक प्रशासनिक इकाई कहलाती थी। कई गांवों का समूह विस कहलाता था। यहाँ का मुख्य प्रशासक विसपति कहलाता था और कई विस मिलकर जन कहलाता था। जन,
और जन का जो मुख्य प्रशासक होता था वो जनस्य गोप्ता या राजा कहलाता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई जन कहलाती थी। जन क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई। जैसे आज आधुनिक राष्ट्र राज्य में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई राज्य कहलाती है, भारत एक राज्य है ना। इसी तरह से उस कालखंड में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई जन कहलाती थी। यहाँ का जो शासक होता था वो जन से गोप्ता या राजा कहलाता था। ऋग्वेद में जो वर्णन है उसे ये पता चलता है कि उस कालखंड में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। शासन का प्रमुख राजा होता था, है ना। ऋग्वेद को पढ़ने से ये पता चलता है कि राजा का निर्वाचन भी होता था और राजा का पद वंशानुगत भी होता था। दोनों बातों का उल्लेख मिलता है। यानी कि कुछ जन ऐसे थे जहां जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू थी, यानी राजा का निर्वाचन होता था। और कुछ जन ऐसे थे जहां राजा का पद वंशानुगत होता था, क्योंकि ऋग्वेद में दोनों बातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए, है ना, सभा तथा समिति नामक सभा तथा समिति नामक दो राजनीतिक संस्थाएं होती थी। जैसे आज की डेट में राज्यसभा और लोकसभा। जिस तरह से राज्यसभा में विद्वान व्यक्तियों को, उम्रदराज व्यक्तियों को, कुलीन व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, ऐसे ही तत्कालीन सभा नामक राजनीति की इकाई थी। इसके अपने सदस्य होते थे। समिति प्रतिनिधि सभा होती थी, जैसे आज की लोकसभा, है ना। सभा और समिति की सहमति के बिना राजा कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था। ठीक। सभा और समिति में महिलाओं को भी पुरुषों की भांति सदस्य के रूप में शामिल किया जाता था। ठीक। दूसरी बात, राजा के ढेर सारे पदाधिकारी भी होते थे। जैसे आज प्रधानमंत्री के सलाहकार मंत्रीगण होते। उन पदाधिकारियों में सर्वप्रमुख नाम पुरोहित का होता था। पुरोहित वो प्रधानमंत्री होता था, प्रधान सलाहकार होता था। सेनानी मुख्य सेनापति, रथकार रथ बनाने वाला, सूत राजा का रथ हाँकने वाला, कर्मरा धातुकर्मी। ये कुछ प्रमुख राज्य के राजा के पदाधिकारी होते थे। ठीक है। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है। बलि, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बलि परमानेंट टैक्स था। क्या था? परमानेंट टैक्स था, क्योंकि प्रजा द्वारा राजा को बलि दी जाती थी, अदा की जाती थी। लेकिन ये कोई परमानेंट टैक्स नहीं था। ये स्वेच्छापूर्वक प्रजा द्वारा अपने राजा को उपहार स्वरूप दी गई वस्तु थी। प्रजा द्वारा अपने राजा को स्वेच्छापूर्वक उपहार स्वरूप दी गई वस्तु बलि कहलाती थी। हाँ, जो लोग अपने राजा को बलि अदा करते थे, राजा उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था।
ठीक है। इस कालखंड में प्रत्येक जन दूसरे जन से लगातार संघर्ष करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। यानी एक जन दूसरे जन से लड़ता रहता था, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऐसे युद्धों में एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है दास राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन है। ये युद्ध राजा सुदास और राजा दियोदास के बीच परुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। ये युद्ध साम्राज्य विस्तार को सिद्ध करता है कि साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध उस कालखंड में भी होता था। ठीक है। उस कालखंड में राजा के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, नियमित सेना नहीं होती थी। बस युद्ध के अवसर पर कबीले के लोगों को बुलाकर एक अस्थायी सेना का गठन कर लिया जाता था। यही इस कालखंड की राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसको लिखवाऊंगा कल।